नमस्कार। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के सिलेबस में से मैं आपको आश्रम के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय समाज में आध्यात्मवाद एवं सांस्कारिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रारंभ से ही प्रयत्न किया गया है। यहाँ त्याग और भोग दोनों को ही महत्व दिया गया है। इस देश में व्यक्ति को संसार के प्रति उदासीन रहने को नहीं कहा गया है और न ही सांसारिकता में अपने आप को इतना लीन कर देने को कहा गया है कि वह जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति को ध्यान में ही नहीं रखे। भारतीय संस्कृति में इस बात को विशेष महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, संसार में रहता हुआ त्याग व भोग की ओर प्रेरित हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता प्रस्तावित की गई। जीवन की इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। मीनिंग ऑफ आश्रम। आश्रम व्यवस्था वह अपूर्व व्यवस्था है जो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वह अपने प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करता हुआ जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आश्रम्स। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसके संपूर्ण जीवन को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जीवन को 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में बांटा गया है। इन चारों आश्रमों में क्रम रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। इन चारों उद्यमों का एक दूसरे के साथ इतना निकट का संबंध है कि एक आश्रम के कर्तव्यों को निभाए बिना व्यक्ति दूसरे आश्रम में संबंधित दायित्वों को ठीक से पूर्ण नहीं कर सकता। प्रत्येक आश्रम में धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बनता है। अब मैं आपको यहाँ एक एक कर चारों आश्रम के बारे में आपको बताऊंगी। ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का सबसे पहला आश्रम है। उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। अलग अलग वर्ण के बालक के लिए उपनयन संस्कार की आयु भी अलग अलग रखी गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को गुरुकुल में ही रहना पड़ता है। यहाँ उसे एक विशेष प्रकार की दिनचर्या बतानी होती थी। यहाँ आते ही बालक का अध्ययन कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता था। उसे गुरु की अनेक प्रकार की सेवाएं करनी होती थी। बालक में अध्ययन की वास्तविक इच्छा और जिज्ञासा है, तभी उसे वेदों के अध्ययन की आज्ञा दी जाती थी। वेदों के अध्ययन का महत्व सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने, ऋषि ऋण से छुटकारा प्राप्त करने और ऋषियों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने की दृष्टि से विशेष था। इस आश्रम में गुरु के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता हुआ विद्यार्थी
अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। आश्रम व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर कापड़िया ने लिखा है, छात्रत्व जीवन अवधि का वह समय है जिसमें विवेक होता है। ये समय तूफान, तनाव, आतुरता, शारीरिक शक्तिवर्धन, भावनात्मक अस्थिरता, आत्मदर्शन करने का काल होता है। अब मैं आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में बता रही हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम अध्ययन कार्य पूर्ण करने के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यहाँ वे 50 वर्ष की आयु तक रहता है। ये आश्रम ही वे महान कर्मस्थल है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त शिक्षाओं को मूर्त रूप देता है। इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ मर्यादा में रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ तथा काम नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। इस आश्रम में रहकर ही वह स्वयं, परिवार एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ अपने को आगे के आश्रम के योग्य बनाता है। गृहस्थाश्रम के सारे दायित्वों को यज्ञ, दान और तप के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। एक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वे देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों तथा अन्य प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाए। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विद्वान जनों का पूजन करे। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करे। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। शास्त्रों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वानप्रस्थी के कर्तव्यों को निश्चित किया गया है। यहाँ वह सांसारिक सुखों से अलग होने की कोशिश करता है। यहाँ वे भोजन के रूप में कंद, फूल और फलों का सेवन करता है और वस्त्र के लिए मृग चर्म या पेड़ की छाल पत्तों का काम में लेता है। वानप्रस्थ आश्रम का इस दृष्टि से विशेष महत्व रहा है। इसके माध्यम से व्यक्तिक शुद्धि तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति में काफ़ी सहायता मिलती है। 50 वर्ष आयु में गृहस्थ त्याग कर वानप्रस्थी बन जाने से युवा पीढ़ी के लोगों को परिवार में सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इससे पारिवारिक जीवन में संघर्ष की संभावना काफ़ी कम हो जाती थी। ऐसी स्थिति में समाज को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था और बेकारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती थी। वानप्रस्थी अपने जीवन के लंबे अनुभवों और त्याग में आदर्शों के आधार पर ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करता, उनका मार्गदर्शन करता है और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वानप्रस्थ आश्रम एक और वानप्रस्थी के मानसिक विकास में योग देता है, उसके जीवन को पवित्र बनाता है और दूसरी ओर उसे सब प्रकार की सांसारिक चिंताओं से मुक्त करता, संसार के प्रति विरक्त का भाव पैदा करता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है। अब मैं आपको अंतिम आश्रम के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है संन्यास आश्रम। मनुस्मृति में बताया गया है कि आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करने के बाद आयु के चौथे भाग अर्थात 75 वर्ष की आयु के पश्चात वानप्रस्थी संन्यास संसार को छोड़कर संन्यास आश्रम में
प्रवेश करता था। अब वह सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से पूर्णतया अलग हो जाता था। सन्यासी उसे ही माना गया है जो संसार का पूरी तरह त्याग कर चुका हो। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपना पुराना नाम भी त्याग देता और सन्यासी के रूप में नवीन नाम ग्रहण करता। इस आश्रम में सन्यासी के लिए एक ही पुरुषार्थ प्राप्त करना श्रेष्ठ रहता है और वह है मोक्ष। इस प्राप्ति के लिए उसे सब कुछ त्यागना पड़ता है। वह स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है।